नमस्कार आप सभी को गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा फाइलम मॉलस्का, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। नंबर 1, जो पहली बात मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि फाइलम जो मॉलस्का है उनका नाम मॉलस्का ही क्यों दिया गया है। तो मॉलस्का जंतुओं की बात आती है तो हमारे माइंड में पाइला है, यूनियो है, शंख, सीपी, ऐसे जंतुओं के बारे में आपने सुना हो, देखा होगा। तो जो फाइलम मॉलस्का के जंतु हैं वो कोमल शरीर वाले हैं, यानी सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं और इसीलिए इन्हें मॉलस्का नाम दिया गया है, क्योंकि मॉलस्का का अर्थ ही कोमल शरीर वाले जंतुओं से है, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल से है। तो जो फाइलम मॉलस्का के मेंबर्स हैं वो कोमल शरीर वाले जंतु हैं। आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस कर रहा हूं। उसमें से सबसे पहला है कि जो फाइलम मॉलस्का के मेंबर हैं वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, यानी ये बहुकोशिकीय जंतुओं का एक ग्रुप है, समूह है। और अभी तक आपको ये जानकारी पता चल गई होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे जंतु जो मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है, उन्हें हमने किस में रखा है? इन्फ्रा किंगडम यूमेटाजोआ। तो सब किंगडम तो इनका मेटाजोआ है, इन्फ्रा किंगडम इनका यूमेटाजोआ है। तो पहली चीज हुई, मॉलस्क आर द यूमेटाजोअन्स एनिमल बिकॉज दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ये सब के सब बहुकोशिकीय जंतु हैं। नंबर 2, बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो फाइलम मॉलस्का के जंतु हैं इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का, यानी इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ऐसा कहें, इनमें सभी प्रकार के तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, तो सभी प्रकार के तंत्र सिस्टम मॉलस्का जंतुओं में पाए जाते हैं। इसलिए इनके संगठन का जो स्तर है वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का, अंग तंत्र स्तर का संगठन फाइलम मॉलस्का के जंतुओं में उपस्थित होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगले कैरेक्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो जो फाइलम मॉलस्का के जंतु हैं ये सभी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, यानी मॉलस्क जंतुओं में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, यानी ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय जंतु हैं। प्लस इनमें बाईलैटेरल सिमेट्री और पाई जाती है, यानी इनमें द्विपार्श्व सममिति उपस्थित होती है। और हमने उस दिन डिस्कस किया था, अगर किसी जंतु में तीनों जनन स्तर हो, द्विपार्श्व सममिति हो उसकी, तो उन्हें हमने एक ग्रुप में सम्मिलित किया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? बाईलैटरिया। तो कंक्लूड, निष्कर्ष रूप में कहें तो क्या कहेंगे? मॉलस्क आर बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, so they are categorized into group बाईलैटरिया। तो ये बाईलैटरिया समूह के जंतु हैं। 3 बातें हुई क्लियर। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, जो मॉलस्क हैं दे हैव ए ट्रू सीलोम, इनमें एक वास्तविक देह गुहा उपस्थित है। और जिनमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती हैं उन्हें हम सम्मिलित करते हैं सेक्शन यूसीलोमेटा के अंदर। तो जितने भी मॉलस्क हैं उनमें एक वास्तविक देह गुहा है, इस कारण इन्हें सेक्शन यूसीलोमेटा में सम्मिलित किया गया है। यहां तक ठीक। तो मॉलस्का जंतुओं को हम देखें, सीलोम है तो सही, लेकिन क्या हुआ? एडल्ट में, वयस्क अवस्था में सीलोम डीजनरेट हो गई, अपहासित हो गई। और जब हम वयस्क मॉलस्क जंतु को देखते हैं तो हमें सीलोम केवल शरीर के कुछ ही भागों तक सीमित दिखाई देती है। और वयस्क में हमें ये सीलोम या तो उत्सर्जी अंगों के वहां दिखाई देगी, तो उसे नाम दिया यूरोसील, या वो गोनेड जहां जनद है वहां दिखाई देगी, तो उसे गोनोसील नाम दिया गया है। तो वास्तविक देह गुहा तो है, जंतु सीलोमेट है, लेकिन एडल्ट में, वयस्क अवस्था में वो सीलोम अपहासित, डीजनरेट हो गई है। और जब वयस्क जंतु को हम देखते हैं तो उसमें ये सीलोम केवल कुछ ही भागों तक सीमित रह गई है। और इस प्रकार सीलोम गोनोसील के रूप में, या ये सीलोम आपको यूरोसील के रूप में दिखाई देती है। यहां तक ठीक। इनकी जो ये सीलोम है वो साइजोसीलस प्रकार की है, दीर्ण गुहा है। मीजो जो एंडो मीजोडर्मल सेल्स हैं, या जो मीजोडर्मल पाउच था उसकी स्प्लिटिंग, उसके विपाटन से ये सीलोम बनती है। अगले पे डिस्कस करें तो जो फाइलम मॉलस्का के मेंबर्स हैं ये सभी प्रोटोस्टोमेट हैं। डिस्कस किया था मैंने, अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ अपन ने प्रोटोस्टोमेट पे, ड्यूटेरोस्टोमेट पे। तो प्रोटोस्टोमेट का मतलब है इन जंतुओं में कोरक रंध्र से मुख का निर्माण होगा और जो विदलन होगा
वो सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विदलन इनमें पाया जाता है। तो जो मॉलस्क है वो सभी प्रोटोस्टोमेट प्रकार के जंतु हैं, इसलिए इन्हें ग्रुप प्रोटोस्टोमिया में सम्मिलित किया गया है। तो यहां पर ये जो 5 कैरेक्टर्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, ये 5 जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित हैं। हम वर्गीकरण के आधार डिटेल पढ़ चुके हैं, तो वहां इन सभी के बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। यहां इतना याद रखें, मॉलस्का है वो यूमेटाजोआ जंतु हैं, इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन है, ये बाइलेटरिया समूह में रखे गए हैं, यूसिलोमेट जंतु हैं और प्रोटोस्टोमिया ग्रुप में इन्हें रखा गया है। अब कुछ विशेष बातों पे मैं आऊंगा, उन पे डिस्कस हम करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, वीडियो है, वो आप देखकर इन चीजों को एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे चले मॉलस्का के कुछ स्पेशियल कैरेक्टर्स पर, प्रॉपर्टी पर। तो बात करते हैं कि जो फाइलम मॉलस्का है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेंटल की प्रेजेंस है। इसे हम पेलियल के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी में नाम क्या होगा? मेंटल को हिंदी में हम प्रवार के नाम से जानते हैं। अब मेंटल क्या है, क्या काम करेगा, कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहली चीज, मेंटल की प्रेजेंस फाइलम मॉलस्का का एक यूनिक कैरेक्टर है। मतलब मॉलस्का के अलावा दूसरे किसी एनिमल फाइला में मेंटल या प्रवार उपस्थित नहीं होता है। तो अब मेंटल कैसे बना, क्या काम करेगा, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, मेंटल जो बना है, इट इज द आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, यानी जो मॉलस्का जंतुओं की देह भित्ति है, उस देह भित्ति की अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप मेंटल का निर्माण हुआ है। तो कैसे बना मेंटल, क्या है मेंटल, वो समझ में आया। अब ये मेंटल करेगा क्या? तो ये जो मेंटल है ये 2 काम करेगा। पहला कि जितने भी शरीर के विसरल ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो इनके अंदर नेफ्रीडिया है, चाहे गोनेड है, वो सब इस मेंटल के द्वारा आवरणित रहेंगे। तो मेंटल का पहला काम तो सुरक्षा का है कि सभी विसरल ऑर्गन मेंटल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, मेंटल क्या करता है, स्त्रावित करता है कवच का, और मॉलस्का का कवच हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। तो मेंटल देह भित्ति की अतिवृद्धि है, 2 काम करता है, वो मैंने बता दिया। मेंटल के अंदर सभी विसरल ऑर्गन पैक रहेंगे। दूसरा, मेंटल के द्वारा ही कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच का स्त्रावण किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो था फाइलम मॉलस्का का, वो था मेंटल की उपस्थिति, जिसे पेलियल या प्रवार कहा जाता है। वो कैसे बना, वो क्या काम करता है, ये आपने यहां पर समझा। आगे चलते हैं इसके बाद कि अगर हम मॉलस्का जंतुओं को देखें तो उनमें कवच या शेल प्रेजेंट होता है। देखो, जंतु कोमल शरीर वाला है, तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए इस कवच की आवश्यकता होती है,
और ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अब मैं कुछ अलग अलग जंतुओं को देखूं कि मोस्ट ऑफ अधिकांश मॉलस्का जंतुओं का कवच एक्सटर्नल है, यानी बाह्य होता है। जैसे आप पाइला को देख ले, यूनियो को देख ले, स्नेल घोंगे को देख ले, तो सभी का कवच एक्सटर्नल है। तो अधिकांश मॉलस्का में ये कवच एक्सटर्नल है, लेकिन कुछ मॉलस्का ऐसे भी हैं जिनमें ये कवच इंटरनल है, जैसे लॉलीगो, सेपिया, इनका कवच आंतरिक है, इंटरनल होता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन एक और है, कुछ मॉलस्का ऐसे भी हैं जिनमें ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच अनुपस्थित होता है। ऑक्टोपस, डेविल फिश जिसे कहा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कवच ना एक्सटर्नल है और ना ही इंटरनल होता है। तो इस शेल के बारे में डिस्कस किया, सुरक्षा का काम करता है ये। अगला डिस्कस करते हैं मॉलस्का में रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करते हैं। ओके, तो मॉलस्का के कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें दोनों प्रकार का श्वसन है, यानी गिल्स की सहायता से वो ब्रैनकियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, और उनमें पल्मोनरी सेक वायु कोश हैं, उनकी सहायता से वो एरियल रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। जैसे पाइला में हम देखते हैं उनमें टिनिडियम ये भी प्रेजेंट है, गिल्स को टिनिडियम कहा गया है, तो ये तो जलीय श्वसन में काम में आ जाएंगे। और पाइला में पल्मोनरी सेक है, वायु कोश है, वो स्थलीय श्वसन में काम आ जाएंगे। और कुछ ऐसे भी मॉलस्का है जिसमें केवल जलीय श्वसन है, तो टिनिडियम होंगे। तो टिनिडियम गिल्स जो है उन्हें मॉलस्का जंतुओं में टिनिडियम नाम दिया गया है। अगला बात करेंगे इनके एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। तो हम देखते हैं कि मॉलस्का में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है इनका वो है नेफ्रीडिया, और इनमें मेटानेफ्रीडिया है। मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऐसा देखा था कि मेटानेफ्रीडिया की जो डक्ट होती हैं, जो वाहिनी है, उसकी दो ओपनिंग है। तो जो मॉलस्का है उनमें सभी नेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया है, और इन्हें इनके खोजकर्ता के नाम पर नाम दिया गया है बोजेनस के अंग। तो है तो ये नेफ्रीडिया, जिस वैज्ञानिक ने इनकी स्टडी की, इनकी डिस्कवरी की, उन्हीं के नाम पर इन नेफ्रीडिया को बोजेनस के अंग कहा जाता है। याद रहेगा, कुछ मॉलस्का में एक सहायक उत्सर्जी अंग भी होता है, और उस सहायक उत्सर्जी अंग का नाम है पेरिकार्डियल ग्लैंड, और इसे भी इसके खोजकर्ता के नाम पर कैबर के अंग के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन के लिए टिनिडियम है, पल्मोनरी सेक है, उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया है, और मॉलस्का के जो नेफ्रीडिया है वो मेटानेफ्रीडिया है। इन्हें इनके खोजकर्ता के नाम पर बोजेनस के अंग कहा गया है। इसके अलावा एक सहायक उत्सर्जी अंग भी है जिसका नाम है पेरिकार्डियल ग्लैंड, जिसे खोजकर्ता के नाम पर कैबर के अंग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, रुधिर परिसंचरण तंत्र पर। तो मॉलस्का जंतुओं में ओपन टाइप का
यानी खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। खुले का मतलब है ऊतक स्तर पर रुधिर केशिकाएं नहीं बनी, मतलब जो रुधिर वाहिनियां हैं वो धमनी और शिरा है, उनके बीच में केशिकाएं नहीं बनी, इसलिए ऊतक स्तर पर रुधिर वाहिनियों से बाहर आ गया और रुधिर कोटर का निर्माण हो गया, जिन्हें हम ब्लड साइनस के नाम से जानते हैं। तो अगर बंद प्रकार का परिसंचरण है, जैसे एनेलिडा में था, तो ऊतक स्तर पर केशिकाएं बनेगी। अगर खुला है जैसा मोलस्का में है, तो ऊतक स्तर पर ब्लड साइनस रुधिर कोटर का निर्माण हो जाता है। रुधिर नीले रंग का है इनका। तो रुधिर के अंदर एक श्वसन वर्णक है, वो श्वसन वर्णक का नाम है हीमोसाइनिन। ये कॉपर युक्त श्वसन वर्णक है। एनेलिडा में हमने कहा था हीमोग्लोबिन है, वो आयरन युक्त है, यहां हीमोसाइनिन है, कॉपर युक्त है, इसलिए इनका रुधिर नीले रंग का है। श्वसन वर्णक प्लाज्मा में घुला हुआ है, जैसा एनेलिडा में घुला हुआ था। ओके, तो श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन नीले रंग का है और वो कॉपर युक्त श्वसन वर्णक है, प्लाज्मा में घुला हुआ है, और हीमोसाइनिन के कारण इनके रुधिर का रंग नीला होता है। यहां तक ठीक। तो उत्सर्जन, श्वसन, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं कि जो मॉलस्का जंतु हैं, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी परिवर्धन प्रत्यक्ष है तब तो कोई लार्वा अवस्था होगी नहीं मध्यवर्ती। अगर परिवर्तन अप्रत्यक्ष है तो जीवन चक्र में एक मध्यवर्ती लार्वा अवस्था होगी। अलग अलग मॉलस्का के लार्वा अलग अलग है। जैसे कुछ मॉलस्का में एनेलिडा के समान ट्रोकोफोर लार्वा भी है, कुछ मॉलस्का में ग्लोचिडियम लार्वा है, कुछ मॉलस्का में वेलीगर लार्वा है। तो तीन प्रकार की लार्वा अवस्थाएं आप याद कर दें, ग्लोचिडियम लार्वा, वेलीगर लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा। तो ऐसी कुछ लार्वा अवस्थाएं कुछ मॉलस्का के जीवन चक्र में दिखाई देती हैं, तो उनका परिवर्तन अप्रत्यक्ष हो गया। और कुछ मॉलस्का ऐसे हैं जिनके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं है, मतलब उनका परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का, डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट उनमें पाया जाता है। अगली बात करें, मॉलस्का जंतुओं में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम है रेडुला। रेडुला क्या है एक्चुअल में? काइटिन के बने हुए कुछ टिथ, दांत जैसी संरचनाएं हैं, और ये काइटिन के दांत पेशियों की सहायता से अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं। और ये संरचना बकल कैविटी में प्रेजेंट है, मुख गुहा में। तो रेडुला और उस पर जो काइटिन के टिथ हैं, ये मिलकर मैस्टिकेशन, भोजन को पीसने का, उसे काटने का काम करते हैं। तो रेडुला एक चवर्णक संरचना है, मैस्टिकेटरी स्ट्रक्चर है, जो अधिकांश मॉलस्का जंतुओं में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप मॉलस्का का एक क्लास है बाइवाल्विया, उसमें ये रेडुला प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा बाकी के सभी मॉलस्का में ये रेडुला उपस्थित है, पेशियों से जुड़ा हुआ है और भोजन को पीसने में मदद करता है। तो मेंटल और रेडुला, इनकी उपस्थिति फाइलम मॉलस्का का एक विशिष्ट लक्षण है। आगे चलें, बात करते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीट वगैरह आते हैं, वो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, मतलब उसमें जंतुओं की सबसे ज्यादा संख्या है, प्रजातियां सबसे ज्यादा है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका, जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ मॉलस्का है। तो आर्थ्रोपोडा में जंतुओं की सबसे ज्यादा संख्या,
आर्थ्रोपोडा के बाद नंबर 2 पे मॉलस्का आता है। इनमें जंतुओं की संख्या आर्थ्रोपोडा से थोड़ी कम है, लेकिन अन्य सभी संघों से ज्यादा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है मॉलस्का। ये भी ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आज हमने फाइलम मॉलस्का के पहले कुछ सामान्य लक्षण डिस्कस किए, फिर कुछ विशिष्ट लक्षणों पे डिस्कशन किया। अच्छा, मॉलस्का जंतुओं में पेशीय पाद मस्क्यूलर फुट पाया जाता है और उस पेशीय पाद की सहायता से मॉलस्का के जंतु चल भी सकते हैं और जलीय आवास में तैर भी सकते हैं। अलग अलग मॉलस्का जंतुओं में ये जो मस्क्यूलर फुट है उसकी शेप, उसकी आकृति भी अलग अलग प्रकार की होती, किसी में हल्की आकृति की है। तो इस प्रकार मॉलस्का जंतुओं का ये भी एक विशिष्ट लक्षण है कि इन जंतुओं में तैरने के लिए, गमन के लिए पेशीय पाद मस्क्यूलर फुट उपस्थित होता है। मॉलस्का जंतुओं में विशेष प्रकार की संवेदी संरचना है, जिसमें एक नाम आता है ऑस्फ्रेडियम का, जिसे हिंदी में जलशिका के नाम से जाना जाता है। वो वाटर की केमिकल टेस्टिंग करती है, तो वो एक रसायन संवेदी संरचना का कार्य करता है। संरचना का नाम है ऑस्फ्रेडियम। तो मॉलस्का में इस तरह की एक संवेदी संरचना भी है जो किसी दूसरे जंतु संघ में उपस्थित नहीं होती है। तो आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन फाइलम मॉलस्का के बारे में किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।